Hello everybody, how are you all? I hope you are all well. Today's I will start the topic elementary operation yet transformation of a matrix. In previous lecture we already studied that transpose of a matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Therefore now next topic is elementary operation या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो कि इसी से लिंक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड देन हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सो दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज ये आपका लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस का और इसी से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी आ जाएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का यूज भी आ जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स भी आ जाएगा। यानी कि सारे जितने हमने पीछे लेक्चर्स पढ़े हैं उन सभी की लगभग प्रॉपर्टीज जो होता है वो इन क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। दैट्स व्हाई एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि अगर आपका पीछे कोई भी पॉइंट वीक होगा तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखना। और उससे पहले ये जरूरी है, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि उससे पहले ये जरूरी है प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इट्स ए रिक्वेस्ट कि पहले आप जाओ उसको सभी लेक्चर्स को आप देखो अच्छे से एंड देन यहाँ पे आओ तो ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। ओके, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th मैट्रिसेस का, वहां पे सारे लेक्चर सिस्टम वाइज पड़े हुए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ये होता क्या है? चलो पहले किताबी ज्ञान जान लेते हैं कि भाई किताबी ज्ञान में क्या कहा जाता है। वैसे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है लेकिन फिर भी लिखना तो जरूरी है। अच्छा, एक और बात जान लो कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन हम जो मैट्रिक्स का करते हैं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूं ये कितने टाइप्स के होते हैं। 6 कैसे? 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। यानी कि जो आप रोज पे अप्लाई करोगे वही आप कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कोई पूछे हाउ मेनी ऑपरेशंस कैन परफॉर्म इन मैट्रिसेस, एनी मैट्रिसेस, तो देयर आर 6 ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म फॉर एनी मैट्रिसेस, 3 ड्यू टू which are 3 due to columns and 3 due to rows। ओके, तो जिसमें कि पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। यानी कि आप किसी भी मैट्रिसेस के किसी भी 2 रो को आपस में क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आई? नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये कौन सा मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है मेरे पास। ओके, अच्छा अगर मैं इसका नाम दूं तो ये क्या है आपका R1, ये क्या है R2, ये आपको पता ही है, ये क्या है R3। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये है C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। तो इसी से हम इसको इंटरचेंज करते हैं। जैसे Ri मतलब कोई भी एक रो, या आप यहां पे इसको ऐसे भी दिखा सकते हो क्या? और Ci इंटरचेंज Cj। ओके डन। अच्छा, सेम वही बात, मतलब क्या? Ri इंटरचेंज टू Rj, दैट मींस Ri कहने का मतलब है कि कोई भी रो, अच्छा एंड Rj करने का मतलब है कि कोई भी 2 रो को आप आपस में क्या कर सकते हो? इंटरचेंज। जैसे मान लो मैं परफॉर्म करता हूं यहां पे R2 चेंज टू R3। ओके, R2 और R1 को मैंने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो ये मैट्रिक्स जो A होगा वो कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा 1 2 3। क्यों? क्योंकि R1 में मैंने कोई काम किया नहीं किया, मैंने R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। तो दैट मींस क्या हो गया? यहाँ पे 7 8 9 और यहाँ पे हो गया 4 5 6। कोई प्रॉब्लम है समझने में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब है कि इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। अच्छा, आप सेम ऑपरेशन C1 C2 पे भी लगा सकते हो, C2 C3 पे भी लगा सकते हो, C1 C3 पे भी लगा सकते हो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि R1 एंड R2 पे लगेगा या R2 एंड R3 पे लगेगा, नहीं,
R1 एंड R3 पे भी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि C1 और C2 पे लगेगा या C2 एंड C3 पे लगेगा, आप C3 और C2 पे भी C1 और C3 पे भी लगा सकते हो ऑपरेशन। तो कितने ऑपरेशंस हो गए यहाँ पे? 2। सेम ऐसे ही सेकंड वाला, ठीक है। इसको अच्छा एक बात देख लो, यहाँ सिंबल देख लो, ये ऐसा रहेगा, है ना। R1 R2 R3 इंटरचेंजिंग हो रहा है ना, तो ये सिंबल दोनों तरफ रहेगा, है ना। अच्छा सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स में किसी भी रो के या किसी भी कॉलम में बाय ए नॉन जीरो नंबर। अच्छा मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में आप किसी नॉन जीरो नंबर का उस एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, दैट मीन्स अगर मैंने कह दिया कि एक ए मैट्रिक्स है जो क्या है 1 2 3 4, छोटा मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे क्या है R2 है, मैं चाहता हूं कि R2 को मैं चेंज कर दूं 4R2 में। दैट मीन्स मैं R2 में क्या चाहता हूं या चलो पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं कॉलम पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं ये वर्क कर रहा हूं तो ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो मैंने R1 में कोई काम किया नहीं किया, तो R1 1 2 वैसा का वैसा रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैं ये चीज आगे जब मैं क्वेश्चंस करूंगा और ये चीज लिखूंगा तो आप इस बात को समझ जाओगे कि हाँ ये क्या परफॉर्म हो रहा है। तो दैट मीन्स कहीं पे भी दूसरी टाइप में अगर मैं ये कहूं कि कहीं पे भी ये चीज लिखा है तो आप ये समझोगे कि R2 के सभी रो में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो R2 कौन सा है ये, अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 3 4 जा कितना 12 एंड 4 4 जा कितना 16। यानी कि ये बात लिख के और ए मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा कि C1 को मैंने चेंज कर दिया 2C1 के साथ, 2C1 के साथ, तो इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। C1 मेरा चेंज हो चुका है 2C1, तो 2 एंड 3 2 जा 6 और 2 4। तो ये बात लिख के मैं इस मैट्रिक्स को ऐसा चेंज कर सकता हूं, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से, या इसकी हेल्प से इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अगर ये 3 क्रॉस 3 में होता तो सेम ही परफॉर्म होता। बात आ गई समझ? ओके, चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। द एडिशन टू द एलिमेंट्स मतलब किसी भी एलिमेंट्स के, किसी रो के एलिमेंट्स के या किसी कॉलम के एलिमेंट्स के एडिशन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर। ओके, अच्छा कहने का मतलब ये है कि मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, कौन सा मैट्रिक्स है, कुछ ऐसा 2 3 4 5 6 7, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक। मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैं R1 है ना उसको मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे, R1 प्लस 2R2 के साथ। डन, यानी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को यहाँ पे एक और परफॉर्म कर रहा हूं मैं, C1 को या C2 को, मैं चलो मान लेता हूं C2 को मैंने चेंज कर दिया किससे, C2 तो C2 है ही है, प्लस उसमें मैंने ऐड कर दिया 2C1 को। डन, तो पहले ये वाला परफॉर्म, अगर ये वाला परफॉर्म हुआ तो कैसा आएगा ये देखते हैं, ये मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा। अच्छा मैंने किसके बारे में बात की, R1 के बारे में बात की। अच्छा तो R1 के बारे में मैंने क्या कहा कि R1 तो रहेगा ही, यानी कि 2 तो रहेगा ही, उसमें क्या प्लस हो जाएगा 2R2। अच्छा तो ये बात क्या कह रहा है, जरा इसको भी साथ साथ समझते जाते हैं। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, इस किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, चलो रो पे बात हो रही है तो रो पे अगर मैं क्या करता हूं, एडिशन करता हूं, तो एडिशन कैसे होगा, द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। तो जो दूसरा रो होगा जिसमें किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें प्लस होंगे। दैट मीन्स अगर ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं लिखा होता तो मैं क्या कहता कि भाई प्लस ही तो करना है, तो 2 में इस 2 का 6 में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, ये 5 इसमें प्लस कर दें, ये 7 इसमें, या ये इसमें, या ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या होगा, अगर 2
और R2 में कुछ नन जीरो का मल्टीप्लिकेशन हुआ है और प्लस हो रहा है, तो इसका एडिशन इसमें होगा, इसका एडिशन इसमें होगा और इसका एडिशन इसमें होगा। सेम ऐसे ही अगर कॉलम की बात हो रही है और इस कॉलम में किसी नन जीरो का मल्टीप्लाई होके प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका सॉरी मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन इसमें होगा, इसका एडिशन इसमें होगा। यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे ही बात होगी, किसी का किसी में आप एडिशन नहीं करोगे। डन, आई होप समझ आया होगा। तो चलो इसको मैं हटाता हूं। क्या है, मैंने क्या करना है, R1 को चेंज करना है। R1 तो रहेगा ही और उसमें 2 नन जीरो एक एलिमेंट है, 2 नन जीरो एक नंबर है जिसमें R2 पूरे रो में 2 का मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देना है। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 और 10 किस में जाके ऐड होगा 2 में, तो ये कितना आ गया 12। वेरी गुड। और 6 2 जा 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15। अच्छा 7 2 जा 14, 14 एंड 4 कितना 18। ओके, एंड नेक्स्ट R2 के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो R2 जैसा है 5 6 7 वैसा का वैसा रह जाएगा। यानी कि मैं आगे से ये बात इतना नहीं समझाऊंगा, मैं क्या कह दूंगा कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी इस चीज को चेंज करने के लिए तो मैं कहूंगा R1 चेंज टू R1 प्लस 2 R2 और ऐसा लिख दूंगा। तो दैट मीन्स इतना ये वर्क परफॉर्म करने के बाद मैंने ऐसा लिखा। बात ये समझ अंडरस्टूड होनी चाहिए वहां पे कि हाँ ऐसा हो गया। डन। अच्छा, अब बात करता हूं मैं C1 के लिए। तो C1 अगर मैं ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये परफॉर्म कर दिया, तो इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा? मैंने किसके बारे में बात की है? C2, तो C1 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। अच्छा, C2 के बारे में बात की कि C2 में 2C1 प्लस हो जाएगा, दैट मींस 2 2 जा 4 एंड 3 में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 और C2 में प्लस हो जाएगा, तो 10 और 6 कितना 16 और ये हो गया 4 और 7। तो ये वाला ये परफॉर्म करके ये मैट्रिक्स कैसा बन गया? ऐसा बन गया। आई होप समझ आया होगा। डन। आगे बात समझ। तो दो ऑपरेशंस ये, दो ऑपरेशंस ये, दो ऑपरेशंस ये, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल कितने ऑपरेशंस होते हैं? 6 ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, चलते हैं इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होते हैं। व्हाट इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस? तो क्या है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, इस पे ध्यान देने वाली बात है, क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो क्या मैंने ऐसा बोला कि वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना या कुछ भी ऐसा होना जरूरी है? तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या उनके रो कॉलम को फिर चेंज वगैरह जो करना चेंज कर रहे थे हम, क्या वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगा? तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और जो रूल मैंने बताया 6 रूल्स, वो वैसा का वैसा ही अप्लाई होगा। वहां पे कोई नेसेसिटी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए वो बाउंडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या है? बाउंडेड है। किस पे परफॉर्म होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, कोई भी ऑर्डर। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, जो एक दूसरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा B, मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो B होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, और अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए, सच दैट। और क्या होना चाहिए कि A में अगर B का मल्टीप्लाई किया जाए या B में A का मल्टीप्लाई किया जाए और दोनों क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन B is called the inverse matrix of A and it is denoted by A inverse। बात आगे समझ। तो चलो देखते हैं जरा। मान लिया मैंने कि A एक मैट्रिक्स इतना है, B एक मैट्रिक्स इतना है, तो सपोज यहाँ पे अगर मैं A इनवर्स निकालना चाहूं तो क्या होगा, या फिर क्या यहाँ पे पॉसिबल है A इनवर्स? ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कब होगा B, अगर मैं B बात करूं तो ये A B का इनवर्स है, लेकिन कब होगा? जब AB और BA I के इक्वल होगा तब। तो ये बात देखने वाली है कि क्या AB BA के इक्वल है, तो देखते हैं जरा। तो AB पहले परफॉर्म करते हैं। तो AB मींस क्या? 2 3 1 2। अच्छा, B मींस क्या?
2 -3 -1 2। अच्छा, आपको पता है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये देखने की तो जरूरत है कि नहीं कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, क्योंकि स्क्वायर में परफॉर्म तो होता ही है क्योंकि वो इक्वल ऑलरेडी होते हैं। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस, अच्छा प्लस और ये कितना आ जाएगा माइनस, तो 3 माइनस में हो जाएगा। अच्छा 2 3 जा -6 एंड प्लस का कितना 6, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 एंड 2 माइनस से तो -2, 1 का -3 से -3, 2 का 2 से तो कितना 4। अच्छा सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया 4 -3 1 और ये दोनों कैंसिल हो गए कितना 0, ये दोनों कैंसिल हो गए कितना 0 और ये कितना आ गया 1। अच्छा ये तो आई आ गया, ये आई आ गया। अब देखते हैं क्या बी ए भी आई आता है, तो जरा बी ए भी परफॉर्म करते हैं। ओके तो बी और ए, ठीक बी करते हैं। बी कितना है 2 -3 -1 2। अच्छा ए कितना है, ए ये रहा 2 3 1 एंड 2, ठीक है। अगर ये भी हमारे पास क्या आ गया आई, तो मैं क्या कह दूंगा ए बी बी ए इक्वल्स टू आई, तो देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो पहले देख लेते हैं आता है कि नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों स्क्वायर है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4 माइनस का 3, अच्छा 2 3 जा 6 माइनस 6 माइनस माइनस का और 2 में होगा तो -2 प्लस 2 माइनस का 3 में होगा -3 प्लस 4, डन। अच्छा तो ये कितना आ गया 4 -3 1 और ये दोनों 0, ये दोनों परफॉर्म होके 0, ये कितना 1। ओके तो देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देयरफॉर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अच्छा अब एक और बात, एक बच्चा पूछा तो सर एक बात बताओ, अगर B इनवर्स है A का तो क्या A इनवर्स है B का, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो जाता है कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I आता है, तो देयरफॉर B इज द इनवर्स ऑफ A। सिमिलरली A is the इनवर्स ऑफ B, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं इनवर्टिबल है। यानी कि अगर AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, किसी में भी, ये मैंने 2x2 का एग्जांपल लिया था, 3x3 में भी अगर ऐसा आता है तो A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। बात आ गई समझ, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं और उसके बाद हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 पे चलेंगे, ठीक है। तो दो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स कर लेते हैं। ओके बच्चा लोग ये देखो, ये आपका थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम, और इस थ्योरम को आप बोल सकते हो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मींस कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि अगर मान लो ए मैट्रिक्स, मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिया और उसका मैंने इनवर्स निकाल दिया, तो हर एक बच्चा जब उसका इनवर्स निकालेगा तो उसका आंसर एक ही होगा। ऐसा नहीं कि उसने कुछ और इनवर्स निकाल दिया, उसने कुछ और इनवर्स निकाल दिया, तो आंसर सबका सेम ही होगा। ये इस थ्योरम का कहने का मतलब है। दैट मीन्स क्या, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट मतलब वही बात कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, डन, इज यूनिक। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है क्या इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, यानी एक ही आंसर उसका आएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं एक ऐसा मैट्रिक्स है, चलो मैं मान लेता हूं कि लेट A इक्वल्स टू ए आई जे, जो कि किस ऑर्डर का है, m क्रॉस m ऑर्डर का है, ठीक है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, इसके दो इनवर्स है। लेट इसके क्या ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए, लिख देता हूं मैं पूरा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। और ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा अब मैं कहता हूं इफ पॉसिबल, मैंने माना क्या है कि वो पॉसिबिलिटी
है कि दो इसके इनवर्स आ गया, इफ पॉसिबल देयर आर टू इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स बी एंड सी। मैंने मान लिया इस मैट्रिक्स के दो इनवर्स पॉसिबल है बी एंड सी। अच्छा, देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई रहा होगा, तभी तो बी ए का इनवर्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं इसको इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अगेन इफ ए इज बी एंड सी लिया ना, सी इज इनवर्स ऑफ ए, तो देयरफॉर क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आई, तभी तो आया होगा ना किसका, सी का इनवर्स, ठीक है, ए का इनवर्स सी तभी आया होगा जब ए सी ए इक्वल्स टू आई रहा होगा। देखो देखो बात समझो, अगर एक मैट्रिक्स ए था एक बी था, तो ए बी का इनवर्स कब था, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई आ रहा था, तभी तो था, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे माना हुआ है, हमने यूनिकनेस प्रूव करनी है भाई, तो मैंने क्या मान लिया कि मैं मान लेता हूं कि दो है, ठीक है, बी और सी, तो मैंने बी माना तो ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। अच्छा, मैंने सी माना तो ए सी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू आई, तभी रहा होगा ना जब ये बी और सी मैट्रिक्स इनवर्स रहे होंगे, तो ये दोनों केस होंगे कि नहीं। अच्छा, अब इन दोनों केस से मैं ये दिखा रहा हूं कि जो बी है और सी है वो क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एक ही रहा होगा ना, तो दैट मींस यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगा ना। बात आ रही है समझ में। देखो तो कैसे मैं यूनिकनेस प्रूफ कर सकता हूं, यानी इन दोनों के हेल्प से मैं कैसे ये दिखा सकता हूं कि बी और सी दोनों क्या हैं, बराबर है। चलो, तो मैं मान लेता हूं बी, यहां पे मैंने लिखा बी। अच्छा, तो बी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अब देखो मेरे पास है क्या चीज, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, एक सी मैट्रिक्स है। ये तीन चीजें हैं मेरे पास, एक आइडेंटिटी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीन चीजों की हेल्प से हमें क्या प्रूफ करना है, बी इक्वल सी। डन। तो मैंने क्या ले लिया, बी। अच्छा, अब बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी इंटू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मल्टीप्लाई करने पे सेम मैट्रिक्स आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अच्छा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, बी और आई किसके इक्वल है, आई की जगह पे क्या है, ए सी है ना। तो मैं क्या करता हूं, बी को बी रहने दिया और आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई की जगह पे क्या है, ए सी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैंने बी ए को एक साथ ले लिया और सी को यहां रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखना जरा बी ए के इक्वल क्या है, बी ए के इक्वल क्या है, आई। अच्छा, तो बी ए के इक्वल क्या लिखा मैंने, आई, और फिर क्या लिखा, सी। अब आई और सी कितना होता है, सी, तो दैट मींस यहाँ पे बी के इक्वल क्या आ गया, सी। तो क्या प्रूफ हो गया, यूनिकनेस, या यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, बी इक्वल्स टू सी। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, यानी कि क्या, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स if it exists is unique। यानी कि क्या होगा कि अगर कोई, अच्छा देखो एग्जिस्ट क्यों, कि अगर वो एग्जिस्ट करेगा तभी तो हम यूनिक कहेंगे ना भाई। तो देयरफॉर क्या हो गया हमारे पास ये प्रूफ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, वो यूनिक होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर उसका आ सकता है। एक और थ्योरम है, उसको भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके।